हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर सदिश एवं अदिश राशियों का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही शार्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ इसके बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, सदिशों के प्रकार क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है, मीन्स यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स सदिशों का योग। सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या होता है, साथ ही साथ सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक और बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉजिक आप लोगों को सिखाया जाएगा। कंप्लीट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या, सदिशों का योग। समझते चलिएगा, बोलेंगे बच्चों क्या, सदिशों का योग, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का योग कैसे होता है, वेक्टर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो सदिशों के योगफल के दो नियम प्रचलित हैं बच्चों, ठीक है। एक है त्रिभुज, ठीक है, एक है बच्चों त्रिभुज का नियम, एक है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आइए हम पहले आपको समझाते हैं कि त्रिभुज का नियम क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम जिसको ट्रायंगल्स लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल। आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या। आराम से समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आपका सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई वेक्टर है जो कि वेक्टर ए है, और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि पहले वेक्टर को ऐसे खींच लो, वेक्टर ए, इसका जो शीर्ष पॉइंट है दूसरे वेक्टर का यहाँ पर एंड पॉइंट रखा जाएगा, मीन्स टेल वाला पोर्शन, ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये जो होगा ये इन दोनों वेक्टर के एडिशन को दिखाएगा, मीन्स ये लाइन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर इस ट्रायंगल का नाम हम ए बी सी रख दें तो ये जो हमारा वेक्टर ए सी है, ये ए सी, ये बच्चों वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सही है। अगर इसको हम लोग सी से दिखा दे तो हेंस आप कह सकते हैं कि वेक्टर सी जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अब एक बात आपको नोट पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बच्चों वेक्टर ए बी लिखा हुआ है तो ये माइनस वेक्टर बी ए के बराबर होगा। समझ में आ रही बातें? मतलब जब दिशा, जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए बी लिखा हुआ है ना, तो ये वेक्टर ए बी पढ़ा जाएगा। तो अगर इसकी दिशा बदलोगे तो ये माइनस बी ए हो जाएगा। दिशा बदल देने पर उसके सामने माइनस लग जाता है। ये त्रिभुज का नियम होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हूँ और कुछ लॉजिक सिखाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया और फिर ऐसे बना दिया, ठीक। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको वेक्टर ए बोल दिए, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी बोल दिए। अब आपसे पूछा गया बताओ यहाँ कौन किसके इक्वल है, तो यहाँ पर भी वेक्टर सी जो है बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के ही इक्वल है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सर ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे कितना भी कठिन फिगर बना हुआ हो उस मैग्नीट्यूड को हम समझ पाएँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, अपने घर में हैं, आपको अपने दीवार की उस कॉर्नर पे जाना है। तो उस कॉर्नर पे जाने का तरीका एक ऐसे सीधे है चले जाओ और एक ऐसे जाके ऐसे जाओ। तो वही चीज़ है, देखो ऐसे जाके ऐसे जाओ या ऐसे चले जाओ, तो ये प्लस ये इसके क्या होगा, इक्वल। अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए है, तो यहाँ पर बच्चों वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे मान लीजिए आप ऐसे चले, ये वेक्टर ए हो गया,
ऐसे चले ये वेक्टर बी हो गया, फिर ऐसे आ गया ये वेक्टर सी हो गया। तो इस सिचुएशन में बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ से चले थे वहीं आकर के पहुँच गए। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए तीनों का सम क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल मिला के त्रिभुज के नियम में आपको यही ध्यान रखना है कि जहां से आप चले हो वहीं पर आप कैसे पहुंच सकते हो, उसको जानने के कितने कितने रास्ते हैं। ये प्लस ये दिस इक्वल टू ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। समझ गई बात ना। देखो और समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लो हमने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे बना दिया। अब मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट है, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पहुँचो या डायरेक्ट ऐसे यहाँ पहुँच जाओ। इसका मतलब वेक्टर सी जो है वो हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होगा। सदिशों का योग क्रमबिन में नहीं होता, इस चीज़ को आपको पता है कि वो डायरेक्शन का प्रभाव पड़ जाता है। क्लियर हो गई बातें डियर स्टूडेंट, समझ गए। नहीं होता है तो उससे मतलब नहीं होता है कि नहीं होता है, वो हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, मतलब जब मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ सिखाया जाएगा। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, बस केवल आप इतना समझ लिए त्रिभुज का नियम क्या है। और जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ आपको पहुँचना है, चाहे डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाओ चाहे ऐसे घूम के पहुँचो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ही एडिशन को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग जो है सदिशों के योग का जो त्रिभुज का नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस सदिशों के योग में जो त्रिभुज का नियम है उसमें जिन दो सदिशों को, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है वो ट्रायंगल्स की दो आसन्न एडजेसेंट भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो थर्ड लाइन होती है या उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं वो हमने आपको समझा दिया। ओके, अब आइए हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का नियम जिसको बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज बहुत ही अच्छा लेक्चर है डियर स्टूडेंट। समांतर चतुर्भुज का नियम जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में लॉ पैरेललोग्राम। लॉ क्या ले लो भाई, पैरेललोग्राम। आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, देखो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है उसमें जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, मीन्स जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, उन दो वेक्टर्स को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या मतलब है सर, देखिए एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज सबको पता है, ये बन गया। ठीक बच्चों, मान लो ये O है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये बच्चों वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है और ये जो लाइन है वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ रही है बातें। ये देखो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा दो वेक्टर A और B प्रदर्शित किए गए हैं। मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो थीटा है। क्या है, थीटा है। इनका जो रिजल्टेंट है परिणामी, ये इसके डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होता है और इसको R से दिखाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, किससे दिखाते हैं बच्चों, R से दिखाते हैं। ये इसका रिजल्टेंट है। R मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, R मीन्स रिजल्टेंट। आराम समझिए, R मीन्स रिजल्टेंट, जिसको हम लोग परिणामी कहते हैं। ठीक है, या इसका परिमाण है। ठीक है, इसका परिमाण है, इसका परिणामी है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बातें। अब देखो, तो इस R को निकालने का फार्मूला होता है कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट को निकालने का फार्मूला होता है, हमेशा से आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्या समझाया हमने कि जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, उसमें वेक्टर्स जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं
उनके बीच का एंगल थीटा होता है, जबकि उनका जो डायगोनल होता है वो उनके रिजल्टेंट को दिखाता है। उस रिजल्टेंट आर को फाइंड करने का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट यहाँ से पहले वेक्टर से अल्फा कोण बना रहा हो, तो इस कोण को निकालने का फार्मूला tan अल्फा = होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, b sin थीटा अपान में a + b cos थीटा। कहीं कहीं इसका भी यूज़ मिल जाता है, इसलिए हम लोग जो है इसको भी याद रखेंगे। इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी। अब यहाँ पर जो नोट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, उसको समझो। नोट पॉइंट ये है कि R = फार्मूला मिला है। क्या मिला है भाई? फार्मूला समझते हैं। फार्मूला मिला है a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो रिजल्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक आता है कि डिपेंडेंसी ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डिपेंडेंसी किस बात पे होती है? मींस इन दोनों वेक्टर्स में क्या चेंज होगा तो आर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप लोग रखिएगा कि आर डिपेंड्स ऑन थीटा। आर डिपेंड्स ऑन थीटा, क्योंकि बाकी ए और बी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, उनके बीच का एंगल बदलेगा। जब थीटा बदलेगा तो उस सिचुएशन में आर की वैल्यू अलग अलग होती है। आर की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? अलग अलग होती है। कैसे, क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, पहली सिचुएशन आप कहते हैं इफ़ थीटा = 90 डिग्री। कौन सी कंडीशन होगी बच्चों? ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, मीन्स लंब वाली कंडीशन है। ठीक है, जब ये दोनों वेक्टर्स लंबवत होंगे तो क्या होगा? देन देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि R = क्या होगा? 0 होगा। ये हमारी पहली सिचुएशन होगी जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन आप लोग देखेंगे, यहाँ बोलेंगे इफ़ थीटा = 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाए डियर स्टूडेंट? 0 डिग्री। देन आप इसमें देखिएगा, देन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? R = √a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। आराम समझिए। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली R = आपको क्या मिलेगा? √a² + b² प्लस बच्चों यहाँ 2ab आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे तो R = ये जो है डियर स्टूडेंट्स a + b का होल स्क्वायर है, तो फाइनली R = जो होगा वो a + b मिलेगा। और बच्चों इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? मैक्सिमम। तो जब थीटा = 0 होगा, देन आप याद रखिएगा R = a + b होगा, और यही बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे बच्चों? इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम होगा। अगेन फिर से देखिएगा, अगेन इफ़ हम R = बच्चों 180 डिग्री लिख दें तो क्या होगा? सॉरी, R नहीं डियर स्टूडेंट्स, थीटा = कितना ले लें? 180 डिग्री। तो R = आप सॉल्व करोगे तो √a² + b² और -2ab आएगा, क्योंकि बच्चों cos 180 की वैल्यू -1 होती है। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू a - b आएगी, क्योंकि बच्चों ये a - b का होल स्क्वायर होगा। तो इस सिचुएशन में ये जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी? मिनिमम होगी। R की वैल्यू सिचुएशन में क्या होगी? मिनिमम होगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारी पहली सिचुएशन थी। ये वाली सिचुएशन इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम होगा, और ये सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि देन ये R जो है हमारा a - b होगा, और ये क्या होगा बच्चों? मिनिमम वाली कंडीशन होगी, और ये जो होगी हमारी मैक्सिमम वाली कंडीशन हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, और इस समांतर चतुर्भुज के नियम में R क्या है, और R की 3 विशेष कंडीशन जो आपको बताई गई वो आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ tan अल्फा जो हमारा यहाँ निकालने के लिए आपके साथ डिस्कस किया है हमने, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग डियर स्टूडेंट्स आराम से ध्यान में रखेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको डिस्कस कर लेंगे, बस ये डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और ये चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे?
इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही मस्त होगी, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एक टॉपिक है बच्चों सदिशों का वियोजन, एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वियोजन, ठीक है, सदिशों का वियोजन, ठीक। सदिशों का बच्चों क्या वियोजन क्या होता है। आप कुल मिला कितना ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा, सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, और वो वेक्टर ए है बच्चों, वेक्टर ए है, ठीक। तो याद रखिएगा इसके 2 घटक होते हैं। इसका जब वियोजन होगा तो बच्चों इसके क्या बनेंगे, 2 घटक बनेंगे। कितने घटक बनेंगे, 2 घटक, जिसको हम लोग कह सकते हैं इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक को बोला जाता है क्षैतिज घटक, समझते चलिए, एक को बोलेंगे क्षैतिज घटक, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा जो घटक होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। यह जो होता है ये बच्चों a cos थीटा होता है, और ये जो होता है a sin थीटा होता है। बस यही आप लोग ध्यान रखिएगा। जब क्षैतिज की बात होगी तो उसके साथ cos थीटा लगेगा, जब ऊर्ध्वाधर की बात होगी तो उसके साथ क्या लगेगा, sin थीटा लगेगा। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग आराम से डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक नोट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आ जाए। अक्सर आता है कि विद्युत धारा, ध्यान दो बच्चों, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनिए हमारी बात, अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा जो होता है इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है, साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन अर्थात बच्चों दिशा भी होती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये कौन सी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा वेक्टर नहीं है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कई बार एग्जाम में आता है और बच्चों को ये लगता है कि हाँ सर ने तो पढ़ाया था और हमने भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी, तब तो वो सदिश राशि हो जाएगी। लेकिन आपका ऑप्शन सही होगा अदिश राशि। तो ध्यान रखिएगा, बाकी जब मैं इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और डिटेल में इसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बढ़िया से इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स 2 लेक्चर के माध्यम से आपके इस चैप्टर सदिश एवं अदिश राशि को हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, या मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।